नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं रीट बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही बेस्ट प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित लेके आया हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना स्कोर जांच करें। इसमें क्या है, हम वर्ण व्यवस्था का टॉपिक लेके आए हैं। आज विस्तार से हम हर प्रकार का टॉपिक हिंदी का जितने भी आपके सेकंड ग्रेड या फिर रीट में है वो सारे के सारे टॉपिक हम करवाएंगे आपको। ये ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ये ध्यान रखें कि अपना स्कोर चेक जरूर करें। पहले जो मैं करवा रहा हूँ उसको बाद में देखें, पहले अपना स्कोर बताएं कि क्या स्कोर आ रहा है आपका। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। हिंदी वर्णमाला की जो आपको टॉपिक है सभी की सेकंड ग्रेड में फर्स्ट टॉपिक ही है ये, और रीट में भी फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से 6 या 7 क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। ये ध्यान रखना भाई सभी बच्चे। तो वर्ण व्यवस्था में क्या कुछ आता है, जैसे स्वर और व्यंजनों के बारे में इसमें से पूछता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। देखो क्या है, मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप इसका आंसर देना कि कितने होते हैं, मूल रूप से स्वर कितने होते हैं। मैं आपको बताता हूं कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की बात करें, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, कुल अक्षरों की बात करें तो कितने होते हैं, 52। अगर अक्षरों की बात करें तो अक्षरों की बात करें कितने होते हैं, 52। अगर वर्णों की बात करें, अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि वर्ण कितने होते हैं, वर्ण होते हैं 44। ठीक है, 44 में जिनमें तो क्या इनमें डिवाइड होगा अब स्वर और व्यंजन। देखो 11 होते हैं स्वर, ये ध्यान रखना भाई, यहीं पे आपको बता रहा हूं पूरा विस्तार से। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर, आपको देखते रह जाना। और 33 होते हैं व्यंजन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अगर वर्णों की बात आ जाए तो टोटल 44 होते हैं और अक्षरों की बात आ जाए तो 52 अक्षर होते हैं। एक बात का छोटा सा और ध्यान रखना भाई आपको, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से एक छोटी चीज, कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है, वर्ण होती है। ये ध्यान रखना भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मात्रा काल के आधार पर, देखो मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है। मात्रा काल के आधार पर 3 होते हैं भेद भी, इसकी ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलो प्रश्न नंबर 3 देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 3। ठीक है, क्या कह रहा है, स्वर ए में किस स्वर के योग से ए स्वर बनेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि जो ये दे रखा है ना इन्होंने कि स्वर ए में किस स्वर को जोड़ने पर ए स्वर बनेगा, ये संयुक्त स्वरों की बात कर रहा है अभी। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की बात कर रहा है ये। संयुक्त स्वर अपने पास होते हैं 4। ठीक है ना, ये देखो, ये मैं आपको बता देता हूं संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ए आई, ठीक है, फिर होता है ओ, फिर होता है औ। ठीक है, डबल मात्रा वाले। अब देखो इनके बारे में ये कह रहा है कि इनके साथ क्या जोड़ने पर ये स्वर बन जाएगा, स्वर ए जोड़ने पर, यानी कि कह रहा है स्वर ए में किस स्वर के योग से ए स्वर बनेगा। तो ये ए स्वर की बात कर रहा है ना, तो इसमें ए के अंदर अगर अपने ई जोड़ देंगे तो ये ए बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी। अब इसी की प्रश्न की बात कर रहा है कि स्वर ए में किस स्वर के योग से ए बनेगा। तो क्या जोड़ा मैंने, ई जोड़ दिया, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आगे वाले भी मैं आपको बताता हूं ताकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कोई बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप इतनी ही वीडियो देख लेना चाहिए और आगे जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को। अब ए देखो कैसे बनेगा, इसी ए के अंदर अगर आपने ये ए जोड़ दिया तो वो ए बन जाएगा। ठीक है ना, ओ कैसे बनेगा, ओ बनेगा ए प्लस उ, ए के अंदर उ जोड़ने पर औ बन जाएगा। ठीक है, औ कैसे बनेगा, औंखली वाला, देखो औरत वाला, सॉरी, ए प्लस ये ओ। आगे प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है, ए प्लस ओ जोड़ने पर ओ बन जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये दोबारा से देख लो जो अंत वाला मैंने बताया है, ये देखो
थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर हो जाती है, थोड़ा बने रहे हमारे साथ। इसमें देखो क्या है, दोबारा से देख लो, छोटा सा लास्ट वाला ओ जो होता है वो किससे बनता है, ए प्लस ओ से, ठीक है, इन दोनों से ये ओ बनता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था, बी ऑप्शन राइट था। आगे क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, किस विकल्प में सभी स्वर वृत्ताकार स्वर है। देखो स्वरों की बात क्या कर रहा है, कौन से हैं, वृत्ताकार स्वर, यानी कि वृत्त बनता हो आप जब उन स्वरों को बोल लो तो स्पष्ट ही पता चल रहा है। सभी स्वरों को बोल के देख लेना, ठीक है ना। इसमें सीधा डायरेक्ट आंसर है डी ऑप्शन राइट है आपका। देखो इन चारों स्वरों को आप बोल के देख लेना, आपके जो होठों की आकृति है वो वृत्ताकार रूप में बनेंगी इस प्रकार से, ठीक है ना। गोलाई का रूप ले लेंगे, वहां वृत्ताकार स्वर हो जाएंगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विवर्त स्वरों की बात कर रहे हैं भाई। अब विवर्त स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। विवर्त स्वर, देखो विवर्त स्वर कौन से होते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख आकृति के आधार पर, ये नोट करते हैं ना भाई अपनी कॉपी में, मुख आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ठीक है ना। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो कौन कौन से होते हैं, देखो मैं अभी बताता हूं आपको। नंबर 1 होता है, नंबर 1 में कौन सा करोगे आप, विवर्त स्वर, ठीक है। कौन सा, विवर्त स्वर, नंबर 1 विवर्त, ठीक है। नंबर 2 में कौन सा होता है, अर्ध विवर्त, ये ध्यान रखना भी, अर्ध विवर्त स्वर, ठीक है। नंबर 3 में होता है स्वर्त विवर्त, देखो स्वर्त स्वर, ठीक है। और नंबर 4 में होता है अर्धस्वर्त, अर्धस्वर्त स्वर। ये 4 प्रकार से होते हैं। इन चारों के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। यानी कि जो विवर्त स्वर होते हैं इनमें मुख आपका खुला होना चाहिए, पूरा खुल जाता है मुंह विवर्त स्वरों के अंदर। तो विवर्त स्वर में कौन से आते हैं, विवर्त स्वर में एक ही आपका एक स्वर आता है आ, ठीक है ना। तो इसमें विवर्त स्वर मैंने पूछा है, तो ये रहा बी ऑप्शन आपका आ, ठीक है। विवर्त स्वर तो हो गया। अब आगे वाले मैं और बताता हूं आपको, अर्धविवर्त स्वर के बारे में ये बात कर रहा है। अर्धविवर्त के अंदर 4 स्वर आपके आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 4 स्वर, वो मैं आपको यहां बताता हूं। देखो एक तो ए होता है, फिर ए, फिर ओ, और फिर ये ओ, ये होते हैं 4, ठीक है। वैसे 2 मिनट रुको आप, एक चीज और रुको, इसमें 3 ही होते हैं। ये वाला काट देना आप, इधर वाला, इसको साफ कर दो यहाँ पे, ये 3 ही करो इसमें, ठीक है ना। ये नहीं होता, ये 3 ही होते हैं, ये तो अलग आएगा इसका। तो ये अर्धस्वर्त का मैंने बता दिया आपको, और अर्धविवर्त का बता रहा हूं ना मैं पहले। अर्धविवर्त में ये 3 ही करने हैं, ए और ओ, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। अब स्वर स्वर के बारे में, स्वर होते हैं 5, इनका ध्यान रखना, स्वर का, ठीक है। स्वर में कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक तो होता है ई, फिर बड़ा ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, और री, ये ध्यान रखना, ये होते हैं स्वर, ठीक है। अब अर्ध स्वर की बात कर रहे हैं, अर्ध स्वर, इनमें होते हैं ए, और जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना, जो काट दिया था मैंने, वो है ओ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहां पे आएगा, और जो डबल मात्रा वाला है वो अर्धविवर्त में आएगा। ये चारों के चारों आप टॉपिक नोट कर लेना, पूरे का पूरा मैंने विस्तार से बता दिया आपको विवर्त स्वर के बारे में, ठीक है। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6, जीवा के आधार पर। देखो भाई क्या प्रश्न पूछ रहा है, जीवा के आधार पर ए स्वर है, ए स्वर कौन से में आता है। देखो अब जीवा के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में, ये ध्यान रखना, ठीक है। जीवा के आधार पर 3 भाग है इसके, कौन कौन से हैं। एक तो होता है अग्र, अग्र स्वर हो गया, एक हो गया मध्य, ठीक है, और एक हो गया पश्च,
आपको ऐसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बुक्स में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से टॉपिक पढ़ लेना। रीट और सेकंड ग्रेड में गलत क्वेश्चन आ जाए तो आप जो कहोगे वैसे करेंगे अपने, ठीक है ना। अपने साथियों को वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने अपने आंसर की जरूर बताएं कि कितने आपके क्वेश्चन राइट आ रहे हैं इसमें। तो जीवा के आधार पर स्वर का पूछा इसने कि किस में से आ रहा है। जीवा के आधार पर मैंने बता दिया कि 3 भागों में बांटा गया स्वरों को, अग्र और मध्य और पश्च। अग्र के अंदर क्या है 5 स्वर आते हैं, ठीक है ना। ई, फिर बड़ा ई, फिर ए, फिर ए और री, ठीक है ना। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये आ रहे हैं इसमें अग्र में। अब इसने क्या पूछा है, ए का पूछा है, ए तो इसमें नहीं है, आपको पता चल गया, ठीक है ना। अग्र को काट दो, काटना भी सीखो ऑप्शन को, ठीक है। अब मध्य में क्या आ रहा है, मध्य में ओनली ए आ रहा है बस, तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो गया आपका मध्य स्वर, ये देखो, ठीक है ना। मध्य में ए आ रहा है। अब पश्चिम में जो आपके स्वर जितने बच गए हैं वो सारे के सारे पश्चिम में आ जाएंगे। कौन कौन से बच गए आपको पता है, 11 स्वरों की बात कर रहे हैं। आ, उ, फिर बड़ा उ, फिर ओ, फिर बड़ा ओ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे के सारे अपने कंप्लीट हो गए। जीवा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। इसमें पूछा जीवा के आधार पर ए स्वर किस में आ रहा है, तो मध्य स्वर में आ रहा है, ये अपना सी आंसर राइट हो गया, ठीक है। अब आगे चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। देखो भाई, अंत्यस्थ व्यंजन के मैं बारे में बता रहा हूं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, ये रहा देखो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। य, रे, ले, वे, ये सारे के सारे कितने क्या है, ये अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है ना। और ये इनके बारे में अगर कोई पूछ ले कि शय, से और से और है, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है भाई, ठीक है ना। कौन से हैं, कॉपी में नोट कर लेना, ऊष्म व्यंजन 4 ही होते हैं, ठीक है। ये तो थे अंत्यस्थ व्यंजन, ये ये हो गया ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। और ये शय, त्रय, ग और श्रय, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। चारों के तीनों नोट कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। इनसे प्रश्न 100% पूछेगा एक ही, ये आज से नोट कर लो अपनी नोटबुक में कि सर ने क्या बोला था। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि ये 7 नंबर क्वेश्चन है, इससे ये 3 टॉपिक मैंने बताए हैं। देखो, पहला ए वाला अंत्यस्थ व्यंजन ये और ऊष्म व्यंजन बता दिया और संयुक्त व्यंजन बता दिए ये, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन ये रहा, शय, से और से और है, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 ही होते हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर होगा उत्क्षिप्त व्यंजन में। देखो, ये आपको मैंने बता ही दिया था कि किस में आते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं ना, इनको तो काट ही दिया करो। ये भी, ये किस में आ रहे थे, संयुक्त व्यंजन में आ रहे थे, ठीक है। अब बच गया ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये देखो, ढ, बिंदी लग जाती इसमें और ढ, ठीक है ना। ये 2 क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखना भाई। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9। अब मैंने बता ही दिया, आप अपना आंसर दिया करो साथ के साथ कि क्या आंसर आ रहा है और क्या नहीं। ऊष्म व्यंजन के बारे में मैं अभी बता के गया हूं कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ये देखो, ये रे ऊष्म व्यंजन, शय, से और से और है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। और ये पहले नंबर पे ये क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, और ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछ रखा है इसने। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। देखो, ये 2 क्या होते हैं, मैंने अभी बताया, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ये तो, ठीक है। और ये रहा, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ये शय इस प्रकार से लिखा हुआ है भाई, सॉरी, यहाँ पे इधर कर देता हूं मैं, शय, ये कोमा लगा हुआ है यहाँ त्रय के बाद, ठीक है ना, फिर ग और फिर श्रेय, इस प्रकार से है ये संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। संघर्षी व्यंजन, एक बात और ध्यान रखना, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, ये देखो, आप इसमें आंसर दो पहले, तो क्या आंसर आएगा इसमें कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, ये जो दे रखे हैं ना, जो आपके अभी मैंने ऊष्म व्यंजन बताए हैं ना, ऊष्म व्यंजन कौन से थे, ये रे,
शय, शय और स और है, ये ऊष्म व्यंजन थे। इन्हीं को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये ध्यान रखना भाई, इनको क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि कै से लेकर मैं तक जो आप वर्ण व्यंजन लिखते हो ना, आप कै से लेकर मैं तक, ठीक है ना, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना है भी आपने। क्या कहा जाता है उनको? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कै से जो मैं तक का वर्ण आप लिखते हो ना व्यंजनों को, उनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 13 देखो। उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन है। लय व्यंजन क्या है? उच्चारण के आधार पर पूछ रहे हैं इस लय के बारे में। ठीक है ना। लय व्यंजन किस में आता है? पार्श्विक व्यंजन में आता है विलय। ठीक है। उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन क्या है? पार्श्विक व्यंजन। ये इस लय का ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? उच्चारण के आधार पर रै व्यंजन के बारे में। ये लय और रै दो ही व्यंजन ऐसे हैं उच्चारण के आधार पर, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। लय का मैंने आपको बता दिया, लय किस में आता है? पार्श्विक व्यंजन में। और रै किस में आएगा? लुंठित व्यंजन में। ये ध्यान रखना, इसमें रै आता है भी। उत्क्षिप्त व्यंजन का मैंने आपको बता ही दिया, दो आते हैं, रै और ढै। ठीक है, ये दो आते हैं। अर्ध स्वरों के बारे में मैंने पीछे बता दिया, आप पीछे क्वेश्चन में जाके देख लेना। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? अनुस्वार व विसर्ग किस वर्ण भेद में आते हैं? ये पूछ रहे हैं। अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ण भेद में आते हैं? तो वो क्या होते हैं? अनुस्वार किस में आते हैं? अयोग वाहक में। ठीक है ना। इस प्रकार से ये पूछ रहा है। जो अयोग वाहक कितने होते हैं? दो होते हैं, अंग और अह। ये देखो विसर्ग लगा हुआ है, ये अनुस्वार लगा हुआ है। इन्हीं के बारे में, दोनों के बारे में ये पूछ रहा है अपने से। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, अघोष वर्ण के बारे में। अब घोष और अघोष के बारे में प्रश्न आएंगे। बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूं, और अंत तक आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी आपको वीडियो। अब अघोष वर्ण के बारे में पूछ रहे हैं। पहली बात तो आप जो वर्णमाला है, वर्णों को लिखा करो कि कै से लेकर मैं तक लिख लिया करो, जिनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया। अघोष वर्ण के बारे में क्या होता है कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जो फर्स्ट और सेकंड दो लाइनें होती है ना, वो अघोष वर्ण की होती हैं। जैसे मान लो जो कै की लाइन और ख वाली लाइन, इनके नीचे जो भी चलेगा कचड़ तप लिख लिया करो। देखो मैं आपको बताऊं, कचड़ तप, इस प्रकार से। ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन होगी और ये सेकंड लाइन होगी। सेकंड लाइन में भी आप इनके दो दो स्टेप लिख लिया करो ना। ठीक है ना। ये हो गए अघोष व्यंजन। अब इनमें से आप चेक करो कि अघोष वर्ण कौन सा होगा। देखो ग नहीं है, ये तो काट दो इसको। फिर जय है क्या इसमें? कहीं ना कहीं नहीं है। पै है, ये रहा पै पड़ा। देखो द नहीं है, इसको काट दो। तो ये रहा पै, आपका राइट आंसर हो जाएगा अघोष वर्ण का। ठीक है ना। अघोष वर्ण में ये फर्स्ट और सेकंड दो ही लाइनें लेनी है आपने, ये ध्यान रखना भाई। फर्स्ट और सेकंड दो लाइनें ही लेनी है अघोष वर्ण। अगर आपने चेक करना हो तो पहली और दूसरी लाइन आप देख लेना, अघोष वर्णों की होती है। और प्लस इनके साथ ऊष्म व्यंजन और जोड़ लेना भाई। ऊष्म व्यंजन, और वो भी अघोष वर्ण में ही आते हैं। ऊष्म व्यंजन ये भी अघोष वर्ण में ही आते हैं। है को छोड़कर, है को नहीं लेना साथ में। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? मैंने 3 बताए थे आपको, श, स, श और है। देखो ये है बताया था। इन तीनों को तो लेना है अघोष में, परंतु है को नहीं लेना, ये ध्यान रखना भाई। इसको नहीं लेना ऊष्म व्यंजन में। दो लाइनें लेनी है, पहली और दूसरी अघोष वर्ण के लिए, और प्लस में ऊष्म व्यंजन अघोष वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे चलो, इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अब आगे चलो, देखो पहले तो घोष और अघोष की बात आ रही थी, अब अल्प प्राण और महाप्राण की बात आएगी। वही सिस्टम इसमें है। देखो जो आप कै से लेकर मैं तक आप लिखोगे, मैं सीधे नंबर लगाता हूं। ठीक है ना। 2, 3, 4 और 5, ये 5 लाइनें ही बनेंगी आपकी। ठीक है ना। इस प्रकार से लाइनें बनेंगी। देखो कैसे बनेंगी, कै, ख, घ और घ और अड़। देखो ये 5 लाइनें बन गई ना।
आप ये ध्यान रखना, इन्हीं के नीचे लिखते रहना जो मैंने आपको बताया ना अभी फॉर्मूला कचड़ तप वाला। अब इन्हीं के आगे आगे लिखते रहना आप पूरे के पूरे वर्ण, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या पूछा है, अलप प्राण वर्ण, ठीक है। अलप प्राण के अंदर पहली लाइन लेनी है, एक तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये पांचवी लाइन। 1 3 5 ये अलप प्राण में आते हैं, ये ध्यान रखना भाई। 1 3 5 ये तीनों के तीनों लाइनें किस में आएगी, अलप प्राण में। इसने ख पूछ रखा है, ख वाली लाइन तो नहीं आएगी, काट दो इसको। तो ठ वाली लाइन दे रखे है, ठ वाली भी नहीं आएगी, काट दो इसको। ये देखो ठ यहाँ पे आएगा ना इस नंबर पे, ठीक है। कै किस में आ रहा है, देखो कै राइट आंसर आ रहा है, देखो अपना, ठीक है ना। अब थ यहाँ पे आएगा, देखो इस यहाँ पे, तो ये लाइन नहीं लेनी है अलप प्राण में, तो ये रहा अपना राइट आंसर, ठीक है ना। अलप प्राण के अंदर 1 3 5 इन तीनों को ये अलप प्राण के अंदर आएंगी, और ये 2 बच गई जो वो किस में आएगी, महाप्राण में। ये भी ध्यान रखना भी, इतना शॉर्ट फॉर्मूला कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये 2 लाइनें जो बच गई महाप्राण में आएगी। अलप प्राण के अंदर एक और चीज ध्यान रखना भाई, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा आगे करके। अलप प्राण के अंदर, अलप प्राण में एक तो मैं आपको बता दिया कौन कौन सी लाइन लेनी है, 1 3 और 5, ठीक है। इनके अलावा आपने अंत्यस्थ व्यंजन भी लेने हैं। अंत्यस्थ व्यंजन अगर आप बाई चांस पेपर में आ जाए तो वहां पर अलप प्राण में ध्यान रखना भी अंत्यस्थ व्यंजनों को भी, और जितने भी सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11 सभी स्वर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो 11 स्वर है और अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, य, रे, ले और व। ये चारों के चारों अलप प्राण में आएंगे, और 11 के 11 स्वर भी अलप प्राण में आएंगे, और 1 3 5 लाइनें भी अलप प्राण में आएंगी, ठीक है। बाकी जो बच गया वो महाप्राण के लिए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 18, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण घोष माने गए हैं। कुल कितने वर्ण घोष, घोषों की बात कर रहा है भाई ये, ठीक है ना। अ घोष और घोष मैंने बता दिया पहले ही। देखो यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा और मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। एक होते हैं अ घोष और एक होते हैं घोष, ठीक है ना। इसकी तो मैंने बताई दी, 2 लाइनें होती हैं, पहली और दूसरी, और घोष की होती है तीसरी, चौथी और 5वीं। अलप प्राण और महाप्राण, अ घोष और घोष, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इन पे 100% 2 या 3 क्वेश्चन अ घोष और घोष, अलप प्राण, महाप्राण, इन पे ही प्रश्न पूछता है लगभग 100% रीट और सेकंड ग्रेड में। ये ध्यान रखना भाई। अ घोष में 2 लाइनें आएंगी और घोष में 3 लाइनें, 3 4 और 5, ठीक है ना। और क्या पूछ रखा है इसने, अ घोष में पूछ रखा है ना, इसमें मैंने आपको बता दिया कि अंत्यस्थ व्यंजन और आएंगे इसमें। अब आप खिचड़ी मत बना देना इसकी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अंत्यस्थ व्यंजन आएंगे, और जो है छोटा था वो इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है। और सारे के सारे स्वर आएंगे इसमें। टोटल स्वर कितने होते हैं, 11, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो आप कहीं सोच रहे होंगे कि सर ने उसमें भी हमें अंत्यस्थ व्यंजन बताया था, सभी स्वर बताए थे, परंतु वो अलप प्राण था। ये ध्यान रखना भी, अलप प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष, इन सभी में अंतर है आपस में। एक जैसा मत कर देना आप, खिचड़ी मत पका देना। तो घोष, इसने पूछा वर्णमाला में कुल कितने वर्ण घोष माने गए हैं, तो घोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो लाइनें गिन लेना, तीसरी, चौथी और 5वीं। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 5 10 और 5 15 हो जाएंगे तीनों में तो। और फिर उसके बाद कितने हो जाएंगे, अंत्यस्थ व्यंजन कितने थे, य, रे, ले और व। 15 और 4 कितने हो गए, 19, 19 और 1 20, और 20 और 11 कितने हो जाएंगे, 31। ये रहा 31 आंसर। तो कुल कितने वर्ण घोष माने जाएंगे, 31 वर्ण माने जाएंगे, ठीक है ना घोष। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 19, तालव ध्वनि है। तालव ध्वनि, अब देखो ध्वनियों के बारे में बात कर रहे हैं, व्यंजनों की जो ध्वनियां हैं, ठीक है ना। देखो ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, देखो शुरू से मैं आपको बताता हूं। एक तो होती है कंठ, ठीक है, फिर होती है तालव, कंठ, तालव्य, तालव्य होते हैं वैसे तो, कंठ, तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर होती है दंत, और एक होता है ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठों वाली, ठीक है ना। ये होती है भाई ध्वनियाँ, कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से याद रख लेना इनको। कंठ,
कंठ में जो आपकी पहली लाइनें जो मैंने आपको बता दी वही सिस्टम है इसमें सारा। कचड़ तप याद रखना, ये सारी की सारी इसी प्रकार से आएंगी। इसने पूछ रखा तालव ध्वनि के बारे में, कचड़ तप में से तो कुछ है नहीं इसमें, परंतु एक बात और याद रखना, ये जो कंठ होता है इसमें जितने भी वो आपको मैंने बताए ना, स्वर बताए थे ना ऊपर जितने भी, देखो ये ऊष्म व्यंजन बताए थे ना, ऊष्म व्यंजन लेने हैं इसके अंदर। इसमें है आ जाएगा और इसमें शय आ जाएगा तालव में, फिर ये शय आ जाएगा मूर्धन्य में, ठीक है, और स आ जाएगा दंत में, ये ध्यान रखना। और स्वर भी आते हैं, स्वर देखो कंठ में कौन कौन से स्वर आते हैं, ए और आ, ये कंठ में आ जाएगा। तालु में कौन सा आएगा, ई और ई, बड़ा ई, ठीक है, ये तालों में आ जाएगा। और मूर्धन्य में आ जाएगा रे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें देखो अब कौन सा तालव ध्वनि में कौन सा पूछ रखा है, शय, देखो ये रहा राइट आंसर आपका। यहाँ इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा, तालव ध्वनि हो गया, शय आंसर राइट। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्न में से कंठ तालव ध्वनि है। कंठ तालव ध्वनि यानी कि कंठ तालव ध्वनि संयुक्त स्वर जो बनाए थे उनके बारे में ये पूछ रहे हैं अपने से। कंठ तालव ध्वनि कौन सी होती है, कंठ तालव ध्वनि दो ही होती है, एक तो ए हो गया और एक ए हो गया बड़े वाला, ठीक है। इस प्रकार से ये राइट आंसर ये हो जाएगा आपका, कंठ तालव के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, आप हमारी वीडियो के साथ लगातार बने रहें, आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल, ताकि आपको बहुत ही लाभ होगा इस वीडियो का। अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखो, उ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा है, देखो उ और औ का, ठीक है ना, उच्चारण स्थान बताना है इसमें। आपको पहले ही पता है कि उ और औ किस में आ रहे हैं, देखो, ठीक है ना, उ और औ बोल के देख लेना आप कि कंठ तालु मूर्धन्य ओष्ठ किस में आएंगे। ये अलग अलग है सिस्टम इसमें, ये कंठ में आता है। जो कंठ में कौन कौन से आते हैं, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ए और आ, ये स्वरों की बात कर रहा है, न कि व्यंजनों की। व्यंजनों का मैंने आपको बता दिया कि कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ होते हैं, और अगर स्वरों की बात आ जाए तो कंठ तालु मूर्धन्य और ओष्ठ होते हैं, ठीक है ना। कंठ में आता है ए और आ, तालु में क्या आएगा, देखो ई, बड़ा ई, फिर ए और ए, ठीक है, और मूर्धन्य में क्या आएगा, री, ये मूर्धन्य में आएगा, और ओष्ठ में आ जाएगा आपके ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ, ये रे। अब आप आंसर खुद ही ढूंढ लो कि क्या आ रहा है। देखो ओष्ठ, ऊ और बड़ा ऊ पूछ रखा है, उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ओष्ठ होगा, ठीक है, आंसर नंबर डी राइट है आपका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है अभी, ठीक है ना। स्पर्शी व्यंजनों को, स्पर्शी व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ठीक है ना। स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, अर्ध स्वर व का उच्चारण स्थान कौन सा है। अर्ध स्वर एक स्वर और होगा, जैसे मैंने कंठ तालव स्वर बताया ना, ए और ए, उसी प्रकार से अर्ध स्वर व का पूछा है इसने, इस व का पूछा है कि उच्चारण स्थान कौन सा होगा। इस व का उच्चारण स्थान होगा दंत ओष्ठ, ये ध्यान रखना भी। वह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट लगा लेना अपनी नोटबुक में कि वह का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ठीक है, दंतोष्ठ होगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण वर्ण मैंने पीछे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको, अब दोबारा से बताने की जरूरत है नहीं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, ये आपको भली भांति पता चल ही गया होगा। तो वैसे भी आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ने देना है कि इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है महाप्राण वर्ण कौन से हैं, कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे को, ठीक है ना। मैं देखता हूं कितने बच्चों ने टेस्ट किया और कितनों ने नहीं। आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से तालव व्यंजन क्या है। तालव व्यंजन कौन सा है, कंठ तालु, मैंने आपको भी बताया है। देखो कचड़ तप लिख लिया करो फटाफट जल्दी से, एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना, कचड़ तप, ठीक है ना। देखो कंठ तालु, फिर मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ, ठीक है ना। इसने क्या पूछा है, तालव का पूछा है, तालव में चाय वाली लाइन आएगी, ये ध्यान रखना भाई। चाय वाली लाइन कौन सी है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है।
अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से स्वर स्वर कौन से हैं? ये भी मैंने पीछे बता दिया, स्वरों के बारे में पूरी विस्तार से पीछे वाले क्वेश्चन में अभी बता के गया हूं मैं कि मुखाकृति के आधार पे होते हैं ये, ठीक है ना। आकृति कौन सी है? मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4, ठीक है ना। 4 कौन कौन से मैंने अभी बता के गया हूं, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त, फिर स्वर स्वर और अर्धस्वर स्वर, ठीक है ना। इसने स्वर स्वर के बारे में पूछा है अपने से। स्वर स्वर कितने होते हैं जो बंद मुख से बोले जाते हैं? ई, बड़ा ई और ऊ, बड़ा ऊ, और एक होता है री, ठीक है ना। ये होते हैं आपके स्वर स्वर, ये ध्यान रखना भी। अब इनमें से देखो कौन सा है, ये रहा, तो आ गया सी और ऑप्शन जो है आपका राइट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, त्रय वर्ण का सही विश्लेषण देखो भाई। अब संयुक्त व्यंजनों की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं कि ये संयुक्त व्यंजनों की बात कर रहे हैं। यहां पे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक तो क्षय, ठीक है, फिर बताया था त्रय, पीछे बताया हुआ मैंने, फिर गय और फिर श्रय। अब इनके बारे में त्रय वर्ण का सही विशेषण देखो। ये बने किससे? संयुक्त मतलब किसी न किसी स्वर से तो बने ही होंगे ना, ये किसी न किसी व्यंजन से या किसी से बने होंगे, कोई एक और जुड़ा होगा इनके साथ, ठीक है ना। अब देखो क्षय के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2 मिनट रुको भाई, थोड़ा सा यहां पे देखो, इस कै के से यहां, इस कै को काट दो, यहां पे यहां बता रहा हूं मैं इस क्षय के बारे में। कै प्लस क्षय, ये 2 जुड़ने से क्षय का निर्माण होता है। और त्रय का निर्माण कैसे होगा? तय प्लस रय, ये 2 जुड़ने से त्रय का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो तय और रय देखो, इसमें ये रहा ऑप्शन नंबर सी राइट है। त्रय वर्ण का पूछा इसने और गय का पूछ लिया आपसे, तो इसमें क्या करोगे आप? जय और अणय, ये जुड़ने पर गय का निर्माण होता है, ठीक है ना। और श्रय का क्षय प्लस रय, ये हो जाएगा। आप संयुक्त व्यंजनों के बारे में ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी, आप ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब घोष और अघोष के बारे में मैंने पीछे बता दिया आपको, आप खुद ध्यान रखना। जो अलप प्राण और महाप्राण और घोष और अघोष, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अघोष जो घोष व्यंजन नहीं है, घोष का पूछ रहा है इसने भी कि घोष नहीं है। घोष कौन सा नहीं होगा? ये अघोष है, देखो ये तय स्टार्टिंग में आ रहा है ना, पहली लाइन में आ रहा है, देखो, ठीक है ना। तय थे दै दै, ये आ रहा है ना पहली लाइन में, इसलिए ये क्या है? कौन सा है? अघोष व्यंजन है, घोष नहीं है पूछ रखा है। ये क्या है? अघोष व्यंजन, ये राइट आंसर होगा आपका डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हुआ है, ये ओम लिखा हुआ है अभी मैंने, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ है इसको ओम। ओम किस तरह का स्वर है? पलुत स्वर है, ये पलुत स्वर, देखो पलुत स्वर है। स्वरों को वैसे तो मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहां पे देखो दोबारा से कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है भाई? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? एक तो पहला तो है मूल स्वर या हार्सव स्वर कहते हैं इसको भी, ये भी ध्यान रखना। और दूसरा है दीर्घ स्वर, ठीक है, और तीसरा है पलुत स्वर। ये मूल स्वर में तो आपको पता ही है मूल स्वर कितने होते हैं, ये ध्यान होना चाहिए आपको, 4 होते हैं, ठीक है ना। ये ए, ई, उ और री, ये होते हैं 4 मूल स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो बड़े बाकी रह गए दीर्घ स्वर होते हैं। पलुत के अंदर क्या होता है? इसमें कई गुना ज्यादा समय लगता है बोलने में। कोई शब्द अपने बोलते हैं ना, जैसे ओम, ये ओम लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना, इसको सेट कर लेना, ओम लिखा हुआ है, ये ओम लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी शब्द को कई गुना ज्यादा समय लगता हो बोलने में। देखो ओम बोलते हैं ना, अपने ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये कौन सा स्वर आ गया? पलुत स्वर आ गया, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, स्वरों को स्वर्त, विवर्त, अर्धविवर्त व अर्धस्वर्त में विभाजित करने का आधार कौन सा है? मैं 20 बार आपको बता चुका हूं पूरे
जो टेस्ट सीरीज ये अपनी चला रखी है अपने, इसमें बार बार मैं आपको बता रहा हूँ विवर्त स्वर, स्वर्त के बारे में या अर्ध विवर्त के बारे में, ठीक है ना। तो किस आधार पे ये मुख्य आकृति के आधार पे है। जीवा के आधार पे तो मैंने आपको बता ही दिए, 3 ही होते हैं ना, कि कौन कौन से होते हैं, अग्र मध्य और पश्च, ये तो होता ही नहीं है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, मुख्य आकृति के आधार पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई, ये थोड़ा नीचे मिसप्रिंट हुआ है भाई, इसको आप काट देना थोड़ा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा वाइट कर देता हूं, अभी इसको मैं काट देता हूं। आप इस पे ध्यान नहीं देखना, जो मिलान चिन्ह है उन्हीं पे ध्यान रखना है भाई, मिलान चिन्हों में ध्यान रखना है, ठीक है। मिलान चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखना है आपने। इसमें क्या करना है, देखो स्वर्त और विवर्त, अर्ध स्वर्त, अर्ध विवर्त, इनका मिलान करना है। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्त स्वर कौन से, मैंने अभी पीछे बताया है कि स्वर स्वर कौन से होते हैं। ये देखो, ये रे स्वर स्वर, ये रे ई उ ओ, ठीक है, ये होते हैं स्वर स्वर। और विवर्त स्वर कौन से होते हैं, विवर्त स्वर के बारे में मैंने बताया था, ये अकेला ही है शेर, आ जाएगा। अर्ध स्वर्त कौन से होते हैं, अर्ध स्वर स्वर कौन से होते हैं, ए और ओ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है इसमें भी ये ध्यान रखना भी। अर्ध स्वर्त में क्या है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सही करके फिर मैं करवा रहा हूं, 2 मिनट, ठीक है ना। अर्ध स्वर्त में क्या है, अर्ध स्वर स्वर जो होता है वो ए और ओ होता है, इस पर भी मात्रा 2 नहीं आएगी, एक ही आएगी भी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, छोटे वाला ओ है और छोटे वाला ए है, ये दोनों के दोनों ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये और ये अर्ध स्वर्त है, पीछे मैंने बताया हुआ है आपको वीडियो में, अब बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं, आप बच्चे तो हो नहीं। अर्ध विवर्त स्वर देखो, अर्ध विवर्त स्वर में कौन कौन से आएंगे, अर्ध विवर्त में ये आ जाएंगे, आपको पता ही, लास्ट ऑप्शन बच गया, ठीक है। इस प्रकार से ये मिलाना है, वो नीचे वाले ऑप्शन पे ध्यान मत देना, ये मिसप्रिंट हुए हैं भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ओ स्वर बना हुआ है, पहले ही मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि ओ स्वर किससे बना हुआ है। देखो ओ स्वर, ये संयुक्त स्वरों की बात कर रहे हैं ना, ए प्लस ओ से ओ बना हुआ है, ठीक है। तो क्या बन गया इससे, ये बन गया, ये संयुक्त स्वर बन गया। संयुक्त स्वर कितने थे, 4 थे ना, वही बन गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस ओ, ठीक है ना, ये सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप सभी स्टूडेंट को आगे शेयर भी करना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं करो तो लाइक तो जरूर ही करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक करना, नहीं तो मत करना। चाहे इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लेना कि इतना पूरे डिटेल स्वर और व्यंजनों के बारे में कोई नहीं बताएगा। अब देखो 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताए थे 4, कौन कौन से बताए थे, ये देखो ऊष्म व्यंजन मैंने बताए थे, पूरी डिटेल आपको मैं लिख लिख के बता रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उस आगे हल करेंगे उस चीज़ का, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, इन चारों में से देखो कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये तो है इसमें, ठीक है, और ये भी है, ठीक है, और इसमें, और ये है, ये नहीं है, देखो, ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये पूछा है इसने। एक अच्छी वीडियो लेके आए हैं, यानी कि महामैराथन ही लगा लो इसको, ठीक है ना, महामैराथन लेके आए हैं आपके लिए एक अंतिम प्रहार, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम प्रहार है ग्रामर का, यानी कि व्याकरण का लेके आए हैं टॉपिक, हिंदी का व्याकरण, संपूर्ण वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, हिंदी की पूरी ग्रामर करवाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाते जाएंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो चलें अपना स्कोर चेक करके जरूर बताएं। इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी वीडियो में हम जो प्रीवियस में आए हुए पेपर में प्रश्न वो भी लिए हुए हैं और अलग प्रश्न भी लिए हुए हैं, तो आप लगातार प्रश्नों को अंत तक वीडियो तक बने रहें और सारे के सारे प्रश्नों को लगाएं। ये ध्यान रखना, आप प्रश्न को निकालना नहीं है कि 1 कर दिया या 2 कर दिए फिर छोड़ दिया फिर आगे देख लिया, ऐसा नहीं करना। लगातार प्रश्नों को देखना, हर प्रकार टाइप्स के प्रश्न मिलेंगे आपको, हर अलग अलग टॉपिक से जितने भी आपके ग्रामर में टॉपिक है वो सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 देखो कि गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो गायक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है भाई।
ये आरपीएससी लिपिक ग्रेड में जो परीक्षा हुई थी 2013 में, उसमें आया हुआ प्रश्न है और लगभग इसमें आ सकता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गायक में संधि कौन सी है, ठीक है ना। गायक में संधि देखो, जिसमें अयादी संधि है वैसे तो इसमें देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, ट्रिक बताता हूँ अयादी संधि की। कोई भी शब्द आप पढ़ के देख लिया करो जिसमें अव या फिर आव, ठीक है, या आय या आय ऐसी आवाज आती हो तो वहां पर अयादी संधि ही होगी। देखो गा, इसको बोल के देखा करो, पढ़ा करो इसको, यहां से देखो, तोड़ो इसको, किसकी आवाज आ रही है, गा ये आ रही है ना, गायक, आय की आवाज आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया अव आव या फिर आय आय की आवाज आए तो वहां पर अयादी संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद करना हो तो कैसे होगा, तो इसके ऊपर दो मात्राएं लग जाएगी, गे प्लस अक, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट इसका, देखो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, गे प्लस अक हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अयदि संधि होगी जिसमें आवाज देख लेना, आय आय या अब आव की आवाज आएगी, वहां पर अयदि संधि ही होगी। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, गे प्लस अक, यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हो इसलिए दो मात्राएं हैं। अगर मान लो मात्रा नहीं लगी हो, जैसे मान लो पवन लिखा होता है यहाँ पे, तो पवन का संधि विच्छेद कैसे करोगे, देखो पै ए अब की आवाज आ रही है ना, यहाँ बीच में देखा करो, यहाँ पे शुरू में देख लिया करो, आवाज जिसकी आ रही है वहां पर आपको पता चल जाएगा। देखो पवन में, देखो पवन में कौन सी संधि होगी, अयदि संधि होगी, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन, ठीक है ना। अब एक मात्रा क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे मात्रा नहीं है, अगर मात्रा लगी हो तभी दो मात्रा लगानी है, नहीं तो नहीं लगानी, संधि विच्छेद का यही तरीका है। आगे देखो प्रश्न नंबर 2, बहुत ही अच्छी वीडियो है आपके लिए, संपूर्ण व्याकरण करवाएंगे पूरे के पूरा। अब देखो अंतर्निहित में शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद, अंत्य, ठीक है, प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, या फिर अंतनि प्लस हित, और 4 नंबर पे है अंत्य प्लस निहित, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सा होगा, अंतर्निहित का कौन सी संधि होगी। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कभी भी रह की आवाज आ रही हो अंत में तो वहां पर विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि में इसमें कौन सा आ रहा है, तो अंत्यधन निहित, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, अंतर्निहित में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, वीडियो को ध्यान से करते जाना, क्वेश्चनों को लगाते जाना, और कितने राइट आ रहे हैं वो बताना हमें। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, गलत बताना है अभी आपने, ठीक है ना। मात्र आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, या देवी अर्पण, देव्यार्पण, वागीश का वाक प्लस ईश, या वर्ष ऋतु का वर्षा प्लस ऋतु, ठीक है ना। इसमें से कौन सा गलत है, देखो मात्र आज्ञा का मात्र प्लस आज्ञा, ये तो राइट है, ठीक है। देव्य अर्पण का देवी प्लस अर्पण होता है संधि विच्छेद, ये भी सही है, ठीक है ना। और वागीश का कौन सा है, वाक प्लस ईश, ठीक है, ये भी सही है। और वर्षा प्लस ऋतु, इसका संधि विच्छेद तो है सही, परंतु ये वर्षा ऋतु जो गलत लिखा हुआ है, देखो वर्ष ऋतु होता है, ये वर्षा ऋतु नहीं होता, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। वर्ष ऋतु होता है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता वर्ष ऋतु, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका गलत, ये राइट आंसर है, यानी कि 4 नंबर अपना, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, महेंद्र में कौन सी संधि होगी, महेंद्र में कौन सी संधि होगी भाई, ये बतानी है आपने। महेंद्र में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, या गुण होगी, या फिर दीर्घ होगी, या वृद्धि होगी। तो कौन सी संधि होगी, महेंद्र में गुण संधि होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, महेंद्र में गुण संधि होगी। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 होती है ना, स्वर, विसर्ग और व्यंजन, ये 3 संधि होती है। स्वर के बारे में ज़्यादा तौर पे पूछा जाता है, ये स्वर संधि के ही भेद है, यण, दीर्घ, वृद्धि। अब देखो गुण संधि का एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जिस कोई भी आपको शब्द दे दे एग्जाम के अंदर, उस पे ऊपर एक मात्रा लगी हो तो वो हमेशा ही लगभग 100% चांस है कि वो गुण संधि ही के होगा उदाहरण, ठीक है ना। और दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि का आपको बताता हूँ, जिसमें बड़ी मात्रा लगी हो, जैसे बड़े ई की मात्रा होगी, बड़े ऊ की मात्रा होगी, है ना। ये ऐसी मात्राएं जो है वो बड़ी जो मात्रा आएंगी वो पूरी की पूरी दीर्घ संधि में होगी। जैसे विद्यालय, देखो देखो विद्यालय, विद्यालय में ये देखो बड़ी मात्रा लगी हुई ना, आ की मात्रा लगी हुई है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बड़े ई की मात्रा लगी हो
या फिर बड़े ऊ की मात्रा लगी हो, ठीक है, वो दीर्घ संधि में आएंगे। और वृद्धि संधि में कौन सा होता है, जिसमें दो मात्राएं लगी हो, ऊपर दो मात्रा लगी हो। गुण संधि में एक मात्रा, और गुण संधि में कितनी मात्रा, एक मात्रा, और वृद्धि संधि में दो मात्राएं लगी होगी। ये पहचान बता रहा हूं आपको बिल्कुल शॉर्ट, पूरी की पूरी यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा इतना शॉर्ट ट्रिक आपसे, ठीक है। और यण संधि का मैं आपको बताता हूं। यण संधि में किसी भी शब्द के अंदर य, व, र और य, व, र से पहले कोई आधा शब्द आ जाए तो वहां पर यण संधि ही होगी, ठीक है ना। जैसे देव अर्पण आया था ना, अभी देव अर्पण ये आया था ना, देखो यह से पहले कौन सा शब्द आ रहा है, आधा शब्द आ रहा है ना, तो वहां पर यण संधि होगी। और अयदि संधि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। स्वर संधि के 5 ही भेद होते हैं, ये 4 तो यहाँ पे आ गए। और अयदि संधि की मैंने बता दी आपको कि अयदि संधि के अंदर अब और आव की आवाज आएगी तो वहां अयदि संधि ही होगी। आगे देखो प्रश्न नंबर 5, जल्दी से आप वीडियो लगाते रहें पूरी की पूरी, ताकि आपको पता चलता रहे। देखो भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, हर प्रकार के टॉपिक मिलेंगे। आप ये मत सोच लेना कि संधि के चल रहे हैं ऐसे, हर प्रकार का जो आपका आप जो सिलेबस है आपका पास में रख के देख लो कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है ना। पूरे के पूरे टॉपिक आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। देखो भवन का संधि विच्छेद करना है आपने, अभी मैंने आपको बताया। देखो भय, एव, अब की आवाज आ रही है ना, इसका मतलब ये अयदि संधि है। आपको पेपर में 100% राइट आंसर हो जाएंगे सीधे की सीधे ही, अयदि संधि होगी ये। और मैंने अभी बताया जिसके ऊपर मात्रा नहीं हो तो वो एक ही मात्रा लगेगी ना, भो प्लस अन्न, ठीक है ना। तो अगर अब यहाँ पे डबल मात्रा होती तो ऊपर 2 लगती। देखो भय प्लस अन्न ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये 2 मात्रा वाला भी नहीं होगा। रह गया कौन सा, वो प्लस अन्न, ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो कितना शॉर्ट आपसे समझ में आ गया, आसानी से समझ आ जाता है ऐसे। आगे देखो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो प्रत्यय के आगे प्रश्न, संधि इतनी थी। अब देखो प्रत्यय के आगे जैसे भी क्वेश्चन जिस प्रकार से आएंगे, हर टॉपिक वाइज आएंगे, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज है पूरी की पूरी, ये ध्यान रखना, आप लगातार लगाना, हर प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको। आवट प्रत्यय में से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ। देखो आवट प्रत्यय से इन्हीं प्रश्नों में से आपको 100% 28 तारीख को देख लेना, और 29 को जो जीके हम करवा रहे हैं उसी में से लगभग प्रश्नों में से आएंगे 100% चांस है पूरे के पूरे। और सेकंड ग्रेड की जितनी भी हमने कहानियां करवा दी, स्नातक स्तर की या कोई भी कहानी है, ठीक है, वो भी लगा के देखना आप एमसीक्यू की। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ ये बताना है। चिकनाहट, देखो लिखावट, थकावट, सजावट, देखो सभी से पता चल रहा है कि आवट आवट लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, चिकनाहट, आहट लग रहा है भाई, आहट शब्द लग रहा है पीछे, है ना। इसलिए कौन सा शब्द नहीं बना हुआ, तो ये चिकनाहट ही है जो आहट शब्द से बना हुआ है, न कि आवट से। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। लठेत में, देखो क्या कह रहा है, लठेत में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय बताना है कौन सा लठेत के अंदर, तय या ऐत या एत या फिर लाठी, ये चारों में से बताना है आपने, ठीक है ना। लठेत में कौन सा प्रत्यय है लठेत के अंदर, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऐत प्रत्यय लगे हुए, लठ प्लस एत, ठीक है ना, लठेत बन जाता है इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ये इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी ये 8 नंबर, लगभग ऐसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम के अंदर जो प्रत्यय और उपसर्ग के हम लेके आए आपके लिए, उनके बारे में। देखो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं आप सभी को पता है, इतने आप छोटे बच्चे तो हो नहीं। प्रत्यय पीछे लगते हैं हमेशा और उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं, ठीक है ना। तो लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कै है या फिर इक है या आक है या अक है। देखो लेखक में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, ठीक है ना। कौन सा प्रत्यय, अक प्रत्यय, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय कौन सा है। व्यक्तिक शब्द में देखो मूल शब्द और प्रत्यय, ठीक है ना। मूल शब्दों के बारे में पूछेगा, आप काटना सीखो इनको, तो क्या आएगा, व्यक्त प्लस इक, वे प्लस आक्तिक, या व्यक्ति प्लस इक, या व्यक्ति प्लस इक, इन चारों में से आपने बताना है। देखो ये व्यक्ति जो वे बना हुआ है वो व्यक्ति से बना हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। व्यक्ति के साथ इक लगने पर व्यक्तिक बन जाता है, ये वे का वे बन जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यक्ति प्लस इक, ठीक है। अब आगे चलो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, इसमें आप सभी को पता होगा
कि कौन सा प्रत्यय, देखो मधुरिमा में रीमा या फिर माँ या फिर इमा या फिर मधु, आपने ये बताना है प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है मधुरिमा में, ठीक है ना। कई तो रीमा कर रहे होंगे या माँ कर रहे होंगे, आप शब्द को बोल के देखिए, मधुरिमा, इमा, इमा की आवाज आ रही है, देखो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 10वें का, ठीक है। आगे देखो 11 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहे हैं। अब देखो समास की बात आ गई इसके अंदर, ठीक है ना। हर प्रकार के टॉपिक मिलेंगे आपको, देखो बहुत ही अच्छी लगेगी वीडियो देखने में भी। आगे वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। इनमें अव्ययीभाव समास कौन सा है ये बताना है आपने, अव्ययीभाव समास कौन सा है, ठीक है ना। देशभक्ति, यथाशक्ति या फिर दानवीर या महावीर। देखो अव्ययीभाव समास के बात बताता हूं आपको। सबसे पहले तो इसमें उपसर्ग लगे होते हैं, वही जो होते हैं अव्ययी भाव होते हैं, ठीक है ना, जिसमें उपसर्ग लगा होगा। एक और 2-3 शब्द लगे होते हैं, बे लगा होता है, प्रति लगा होता है ना, यथा लगा होता है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो लगभग अव्ययीभाव समास के ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कौन सा है, देखो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार कार्य करना, अव्ययीभाव समास में आएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर, यानी कि राइट हो जाएगा इसका बी, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास बताना है भाई, किसके अंदर कर्मधारय समास है ये बताना है, ठीक है ना। चक्रपाणी या चतुर्युग या नीलोत्पल या माता पिता। देखो माता पिता की बात बताता हूँ, माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ये ध्यान रखना भाई। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसमें और शब्द का विलोप हो जाता है, ठीक है ना, जिसमें ये निशान याद रखना वैसा आप, ये और का ही निशान होता है एक तरह का, और शब्द इसमें विलोप हो जाता है। माता और पिता यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वहाँ द्वंद्व समास ही होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, कर्मधारय समास यानी कि विशेषता बताना एक दूसरे शब्द की, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, नीलोत्पल इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 13 देखो, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहे हैं, इनमें से किसमें बहुवीर्य समास नहीं है। नहीं का बताना है अभी, वज्रायुध, दिगंबर, वासपति या श्वेतांबर, श्वेतांबर है सॉरी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, बहुवीर्य समास में क्या होता है, एक तीसरा ही अर्थ निकलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो जैसे मान लो लंबोदर दे दिया आपको, देखो उदाहरण के लिए मैं साथ के साथ एक्स्ट्रा और उदाहरण बता रहा हूँ। लंबा है उधर जिसका, कौन है वो, गणेश, ठीक है ना। एक तीसरा ही अर्थ निकल रहा है ना, 2 शब्दों से एक तीसरा अर्थ निकले, वहां पर बहुवीर्य समास होगा। अब इसमें पूछा कि बहुवीर्य समास नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, आप टिक करके देखा करो। मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सेकंडों के हिसाब से, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, वज्रायुध, ये राइट ऑप्शन है। ये बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे के सारे बहुवीर्य समास के ही उदाहरण है, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला ही पद प्रधान हो यानी कि कौन सा समास होगा, समन तत्पुरुष समास होगा या कर्मधारय होगा या फिर अव्ययीभाव समास होगा या द्वंद्व समास होगा। देखो द्वंद्व समास में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ये ध्यान रखना भाई, दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जहाँ पे दोनों ही पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और अब इसमें क्या पूछ रखा है, पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होगा, उसमें कौन सा समास होगा, वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अब आगे चलो प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि 2 पद मिलकर एक नया ही अर्थ बनाएंगे, जैसे लंबोदर बना दिया है ना, ठीक है। अब देखो कर्मधारय समास या बहुवीर्य या द्वंद्व या तत्पुरुष, ठीक है। अभी मैंने कर्मधारय के अंदर तो विशेषता ही बताएगा, जैसे मान लो कर्मधारय के अंदर बता दूं, जैसे नील गाय, देखो ये गाय की विशेषता बता रहा ना कि नीली है। काली मिर्च, आपको पता चल रहा है ना, ऐसे उदाहरणों से सभी को पता चल जाएगा, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे ऐसे प्रश्न करके जाओगे तो। देखो काली मिर्च, मिर्च की विशेषता बता रहा है कि वो काली है, ठीक है ना। जिसमें विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय समास होगा। और किस समास में दोनों ही पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हो, जैसे मैंने अभी उदाहरण बता दिया था लंबोदर का कि लंबा है उधर जिसका, वो कौन है, तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, देखो कौन है, गणेश। तो कौन सा होगा इसमें, बहुवीर्य समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखो, उपसर्ग आगे प्रत्यय अपने कर लिए थे, संधि होगी, समास हो गया, 3 टॉपिक हो गए ना। देखो लगातार आप टॉपिक को रिवाइज करते जा रहे हो लगातार,
प्रश्नों को लगाते रहो, अंत तक वीडियो के बने रहो, ये ध्यान रखना भाई। अब देखो प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग बताना है आपने। उपसर्ग मैंने बता दिया, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। जो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। ठीक है, प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, परि लगा है या प्रति लगा है या प्र लगा है या प्रा लगा है। ठीक है ना, इसको तोड़ के देखा करो भाई, प्रति प्लस आहार, ठीक है ना, प्रत्याहार बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर इसका, प्रति। प्रति और उपसर्ग लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे प्रश्न नंबर 17 देखो। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। नहीं बताना है भाई कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बहादुर है, बदमाश है, बेवकूफ़ है या लावारिस है। आपने बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से जिसके आगे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यानी कि। ठीक है, देखो बदमाश के अंदर तो ये लगा हुआ है बद, इसमें भी लगा है बेव, इसमें भी लगा ला, ठीक है ना, और इसमें बहादुर में नहीं लगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो बहादुर में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। ठीक है ना, चलो आगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो 19 शब्द में उपसर्ग है, कौन सा शब्द, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है 19 के अंदर। देखो ये ध्यान रखना। वैसे मामून बच्चे क्या करते हैं, उत लगा देते हैं इसके अंदर, वैसे उत लगेगा नहीं। उत लगेगा या ये उत लगेगा या उन ऊन लगेगा। ठीक है ना, उत लगाते हैं बच्चे क्योंकि संधि विच्छेद करते हैं ना, तब तो उत लगता है, परंतु यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं करना। 19 शब्द में उपसर्ग लगाना है, तो 19 में उपसर्ग कौन सा होगा ये बताना है आपने भी। ठीक है ना, 19 में उपसर्ग कौन सा लगेगा, उन उपसर्ग। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, उनका मतलब क्या होता है, एक कम, यानी कि 20 से एक कम, 20 से एक कम होता है उनका मतलब। ठीक है ना, 19 में उन लगेगा, उन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 19 देखो। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अभी मैं एक चीज बताता हूं आपको, पीछे भी प्रति वाली बात आई थी, कहीं आपको समझ नहीं आए। जिस किसी के साथ भी आधा शब्द लग जाए वो ई की मात्रा का ही अपने को दिखाई कर रहा है कि ई की मात्रा लगी हुई है आगे। देखो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अभी ये जो आधे शब्द आते हैं उसके साथ में आप छोटी ई की मात्रा लगा लिया करो। ठीक है ना, छोटी ई की मात्रा। इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया, जो लिखने में मिस्टेक होगा थोड़ा बहुत, इसमें आप अभी कर लेना। एक ऑप्शन जो है ए नंबर पे क्या कर लेना, अभी। ठीक है ना, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभ्यागत में अभी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखो ऑप्शन नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या कह रहा है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। देखो परिभाषा में प्र या अव या अपि या परि। परिभाषा में सीधा सी शब्द है परि उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, परि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखो अब संज्ञा की बात आ गई। ठीक है, ध्यान से समझते जाना भाई, जो टॉपिक लगातार आपसे करवा रहे हैं, जो लगातार आप ध्यान रखना, अपनी नोटबुक रखो पास में, जिस प्रश्न में आपको डाउट है तो वो करते चलो साथ के साथ, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। संज्ञा सभी को पता है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो व्यक्तिवाचक होती है, एक होती है जातिवाचक, ठीक है, एक होती है भाववाचक। ठीक है ना, इस जातिवाचक के अंदर भी 2 और प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक होता है और एक होता है समूहवाचक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी, इस जाति के अंदर 2 प्रकार और होते हैं, द्रव्य और समूह। इनके बारे में पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे द्रव्य के अंदर तेल, घी वगैरह जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सारे के सारे द्रव्य के अंदर आते हैं, और समूह में आपको पता ही है, भीड़ हो गया, जैसे सेना या टोली या कक्षा होगी, पूरी की पूरी समूह के अंदर आती हैं, जिसमें ज़्यादा एकत्रित लोग होते हैं। इस प्रश्न में अपने से क्या पूछा कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो क्रोध, बचपन या पहाड़ या गंगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ है इसके राइट आंसर। ठीक है ना, कौन सा है, पहाड़। तो इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा का कैसे पता करोगे। देखो पहाड़ बहुत सारे प्रकार है ना, कोई भी चीज़, जैसे मान लो एक और उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे मान लो आपको दे दिया गाय, तो गाय में कौन सी संज्ञा है, गाय एक जातिवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, गाय के आगे प्रकार निकलते हैं या नहीं निकलते, जिसके आगे प्रकार निकलते हों वो जातिवाचक ही संज्ञा होती है, ये ध्यान रखना। गाय कितनी प्रकार की होती है, थार पारकर होगी, ठीक है, राठी होगी, आगे से आगे प्रकार निकल रहे हैं ना, तो ये जो निकल रहे हैं वो तो है व्यक्तिवाचक।
ठीक है ना, जिसमें से ये निकल रहे हैं वो है जातिवाचक, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 22 देखो। प्रश्न नंबर 22 में क्या है, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट में, उसकी कोई चिंता मत करो आप, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना 1 2 3 4 ये लगातार लिखे हुए हैं नंबर, क्योंकि लगातार वीडियो हम बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बनाने में। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, आप अपना प्रश्न लगाएं और आंसर सही राइट करें। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा में बताना है आपने। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाव या विशेषण। विशेषण तो होगा ही नहीं, क्योंकि संज्ञा जो है वो मैंने बता दी कि 3 ही प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्यक्ति की इसमें बात ही नहीं कर रहा, और जाति मैंने अभी आपको बता दी कि वो तो होगा ही नहीं, ये दोनों के दोनों नहीं होंगे इसके अंदर। बुढ़ापा यानी कि इसमें भाव प्रकट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 23 देखो। प्रश्न नंबर 23 में क्या कह रहा है, देखो लिखना भाववाचक संज्ञा है। लिखना का यानी कि भाववाचक संज्ञा बनाना है आपने लिखना का, तो लिख बनेगा या लेख या लिखावन या लिखावट, कौन सा बनेगा, लिखावट। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, देखो हिमालय संज्ञा है। हिमालय कौन सी संज्ञा है भाई, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक या भाववाचक या निजवाचक। ठीक है ना, ये निज तो हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से आपने बताना है कि हिमालय में कौन सी संज्ञा है। ठीक है ना, वो बताना है हिमालय में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 25 देखो। प्रश्न नंबर 25 में क्या है, सुंदरता कौन सी संज्ञा है। सुंदरता में यानी कि कौन सी संज्ञा होगी सुंदरता के अंदर, सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक या गुणवाचक। फिर वही बात, गुणवाचक तो इसको काट ही दो, क्योंकि संज्ञा 3 ही प्रकार की है, 3 ऑप्शन रह गए, आप तीनों में से टिक करना है। ठीक है ना, और तीनों में से भी आपको पता है कि सुंदरता जो है वो व्यक्तिवाचक भी नहीं है, ना ही जाति है एक। ठीक है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी, तो भाववाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 26 में क्या है, अब 26 में देखो सर्वनाम आ गया अब आपके सामने। ठीक है ना, संज्ञा होगी, सर्वनाम आ गए हैं। सर्वनाम को ध्यान से करना भी, आपको पता है जो भी हम टॉपिक करवा रहे हैं उन टॉपिकों में से लगभग हर टॉपिक से 3-3 4-4 प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखना। इस सर्वनाम से 2 प्रश्न आएंगे और संज्ञा से 3 या 4 प्रश्न आएंगे 100%। सर्वनाम के 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं हर एग्जाम में सेकंड ग्रेड के। ठीक है ना, ये रीट वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि सिलेबस सेम ही है दोनों का, सेकंड ग्रेड और रीट का। हिंदी का सिलेबस सेम है, लगभग स्नातक स्तर का सिलेबस काट देना, परंतु ग्रामर सेम ही रहेगी। सभी विद्यार्थी अपने भाई बहनों को शेयर करें आगे, और वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। देखो, कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम कौन सा है भाई, ये बताना है आपने। कोई कुछ कहे हमें क्या, इसमें सर्वनाम बताना है कौन सा है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक। ठीक है ना, अब सर्वनाम की बात कर रहे हैं, संज्ञा की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। देखो सभी के बारे में बताता हूँ। निजवाचक क्या होता है, जिसमें आप समय की बात कर रहे हो। ठीक है ना, समय यानी कि खुद की बात कर रहे हो, निजी बात अपनी। ठीक है, और निश्चय में यह वह लगा होगा, वहां पर निश्चयवाचक ही होगा, ये ध्यान रखना 100%। नोट कर लेना ट्रिक जो मैं लिखवा रहा हूँ। निश्चयवाचक के अंदर यह वह लगा होगा, और निजवाचक में आप समय की बात कर रहे होगे कि मैं अपना काम ये समय कर लूंगा, खुद कर लूंगा। अनिश्चयवाचक के अंदर क्या होता है, कोई या कुछ लगा होगा प्रश्न के अंदर 100%, कोई या फिर कुछ, ये लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, पूरा वाक्य पढ़ के देखना। अब इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कोई कुछ कहे। ठीक है ना, इसमें तो लिख रखा है। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 में मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। देखो इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो, अभी मैंने बताया, देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसे काम आती है यहाँ पे, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। ठीक है ना, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह तो लगा नहीं हुआ इसमें, है ना, यह लगा तो वह नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं की बात कर रहा है। तो और पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी नहीं है इसमें, और ये चौथा तो है ही नहीं। ये देखो निजवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। देखो अपने आप यानी कि समय कर लूंगा, है ना, तो निजवाचक की बात हो रही है इसमें, निजवाचक सर्वनाम होगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है कि कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए।
कोई गाना गा रहा है। अब तो आप दिमाग से सीधा डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, जो मैंने एक बार बता दिया कि कोई गाना गा रहा है। देखो प्रश्नवाचक तो है नहीं, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगा होगा लास्ट में, संबंध भी नहीं बता रहा। निश्चय में क्या बताया मैंने, यह है वह लगा होगा, ठीक है, ये नहीं लगा हुआ, तो रह क्या गया आपके पास, अनिश्चयवाचक रह गया। कोई कुछ लगा हुआ ना, मैंने अभी बता दिया कि जिस वाक्य के अंदर कोई या फिर कुछ शब्द लगे होंगे, ये दो शब्द ध्यान रखना, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार से होते हैं, पता ही है आपको। पुरुषवाचक में एक तो होता है कौन सा, उत्तम पुरुष होता है एक तो, ठीक है, एक होता है मध्यम पुरुष, ठीक है, और एक होता है अन्य पुरुष, ठीक है ना। उत्तम पुरुष में तो खुद हो गए आप, मैं, हम, हमारा, है ना। मध्यम में तू तुम हो गए, अन्य के लिए एक अलग आदमी के लिए बात करना, वो हो जाएगा अन्य पुरुष, ठीक है। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष की बात कर रहा है अभी, मध्यम पुरुष कौन सा होगा इनके अंदर, ठीक है ना। वह, आप, तुम या तुम्हारा, कौन सा नहीं होगा, सॉरी नहीं की बात कर रहा है, ये नहीं पे गोला लगा लिया करो, ध्यान रखा करो भाई, कौन सा नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं होगा, वह ये मध्यम पुरुष नहीं है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आगे देखो प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना भी इसमें बताना है आपने कि कौन सा सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है ये। मोहन मेरा भाई है, यह वह चमोली में रहता है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। सही युग्म का चयन करना आपने, बाकी 3 गलत और 1 सही है इसमें से, वो आपने बताना है कौन सा सही है या सारे सही है। दरवाजे पर कोई आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये बताना है आपने कि कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही युग्म कौन सा होगा। सारे के सारे युग्म इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, आप देखो लिंग की बात आ गई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 में विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है आपने, विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है, तो विद्वानी या फिर विदुषी या फिर विदूषक या विद्वता, इन चारों में से आपने विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है कि विद्वान एक पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विदुषी होगा विद्वान का, ठीक है ना, स्त्रीलिंग। आगे देखो प्रश्न नंबर 32। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, ठीक है। आगे देखो लिंग की दृष्टि से दही का बताना है भी, दही शब्द है, दही एक पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, दोनों में से बताना है कौन सा है, ठीक है ना। इस लिंग जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 है स्त्रीलिंग, 2 है पुल्लिंग या नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग। इन चारों में से बताना है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्री है या पुल्लिंग है या नपुंसक है या उभयलिंग है। तो दही में कौन सा है लिंग, पुल्लिंग लिंग होगा, ये पुल्लिंग होगा, ठीक है ना, स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग है दही, ये ध्यान रखना भाई। आगे देखो प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं होता, पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता, यानी कि, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पुल्लिंग में पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब देखो हाथी या फिर नदी या फिर दही, अब दही का तो मैंने बता ही दिया, दही तो पुल्लिंग में आएगा, है ना, ठीक है, और पानी, इन चारों में से आपने बताना है कि पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं होता, किसका नहीं होता पुल्लिंग में, ये बताना है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नदी, ठीक है ना। नदी एक स्त्रीलिंग है ना, नदी बह रही है, नदी आ रही है या कुछ भी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं के बारे में ध्यान रखा करो भाई, नहीं में घबरा जाते हैं बच्चे और यस का आंसर याद करते रहते हैं और गलत करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं के बारे में बताना है, मणि या फिर फौज या फिर पेड़ या फिर टोली, इनमें से बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग होगा, वो स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, क्योंकि लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है ना। स्त्रीलिंग नहीं है मतलब कि वो पुल्लिंग होगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, पेड़। पेड़ क्या है,
पुल्लिंग है एक, बाकी के तीनों स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? साधु का स्त्रीलिंग बताना है आपने कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधुनी होगा या साध्वी या साध्वी या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से बताना है। ठीक है ना, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, साध्वी। ये वाला साध्वी आधा अध्याय लगता है इसमें। ठीक है ना, ये साध्वी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है। 36 में देखो, अब देखो कारक की बात आ गई। देखो आपको पता चल गया होगा अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे कि लगातार हम हर टॉपिक से प्रश्न ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से करवा रहे हैं। लगभग यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी होंगी कि एक टॉपिक को लेके लगे हुए हैं सारे के सारे। हम हर टॉपिक से कोई ना कोई दो चार प्रश्न लेके आए हैं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, रीट वाले विद्यार्थियों को भी शेयर करें। ठीक है, सेकंड ग्रेड जो आगे भर्ती आई हुई उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें वीडियो को, उनके लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगी आगे भर्ती के लिए। अगर आपका सहयोग ऐसा ही बना रहा तो हम और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। आगे देखो प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है। रमा विद्यालय से घर आती है में कारक कौन सा है भाई? ठीक है ना, रमा विद्यालय से घर आती है तो कौन सा कारक है? अपादान या कर्ता या कर्म या फिर संबंध कारक? कौन सा कारक है? देखो अपादान कारक इसमें वैसे ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अपादान का मैं आपको बता दूं, अपादान का मतलब क्या होता है? से अलग होना, यानी कि, है ना, अपादान का मतलब से अलग होना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, यानी कि। ठीक है, रमा विद्यालय से घर आती है यानी कि विद्यालय से अलग होगी ना, वो घर के लिए जा रही है, तो इसमें अपादान कारक होगा। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कोई भी चीज किसी से अलग होती है, जैसे छत से बच्चा गिरता है, ठीक है ना, तो वो भी एक अपादान कारक ही हो गया क्योंकि वो छत से अलग हो रहा है ना। तो ठीक है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताना है कारक कौन सा है। वह अगले साल आएगा। ठीक है ना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से अपना आंसर दें। ऐसा नहीं कि लापरवाही में पहले गलत कर दिया और फिर राइट करने बैठ जाओ आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे के पूरे प्रश्न लगाओ और आपको पूरे के पूरी पता चल जाएगा कितने आपके नंबर आ रहे हैं और मेंस एग्जाम में कितने नंबर आएंगे आपके। ठीक है, आगे देखो, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है या संबंध कारक है या अधिकरण कारक है या कर्म कारक है? इसमें से बताना है आपने कि कौन सा कारक है। वह अगले साल में आएगा या कुछ भी है, ठीक है ना, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है ना, में पर, यानी कि अधिकरण क्या होता है? में पर। ठीक है, ये कारक पूरे के पूरे पढ़ के जाना आप, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होना या अधिकरण में पर संबंध का के की जो भी है। ठीक है ना, पूरे का पूरा पढ़ के जाना आप इसको। आगे देखो प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है। देखो को, ये देखो को और के लिए, देखो दोनों शब्द ये के लिए इकट्ठा ही है अभी। को और के लिए किस कारक चिन्ह के लिए आते हैं? देखो मैंने अभी बता दिया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए किस में आता है? संप्रदान, संप्रदान में आता है को और के लिए। ये इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ जाओगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो किस में आ रहा है? को के लिए, संप्रदान कारक में आ रहा है। ठीक है ना, करण काट दो, अपादान से अलग होना, संबोधन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है, मैंने अभी बता रहा है कोई चीज किसी से अलग हो रही हो, ठीक है ना, तो उसमें अपादान कारक आता है, करण कारक या अपादान या संप्रदाय या कर्म। ठीक है ना, इनमें से बताना है आपने कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, इसका आंसर बताना है आपने, कौन सा हो जाएगा इसका? हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 40। देखो हम लगातार प्रश्न करवा रहे हैं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा बहुत हक होता है ना कि थोड़ा बहुत वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है ना, और पूरी वीडियो देखें, ये ध्यान रखना भी, पूरी की पूरी वीडियो हमारी अंत तक बने रहे हमारे साथ, ताकि आप अपने प्रश्नों को लगा सकें और आपको पता चले कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं।
ये ध्यान रखना। आगे देखो प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, रेखांकित शब्द में कारक है। यानी कि मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? ठीक है, करण कारक या कर्म या संप्रदान या संबंध। ये देखो संप्रदान को तो काट ही दो, को के लिए होता है ना, तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा? कर्म कारक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 20 का 40 का। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 41। अब देखो तत्सम तद्भव, आगे देखो देखो कितनी अच्छी वीडियो लेके आए आपके लिए, हर प्रकार से क्वेश्चन मिल रहे हैं ना आपको, मन खुश हो जाएगा अगर अंत तक वीडियो देखोगे तो आप हमारी। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है ना, देखो कान, नासिक, कंटक या परीक्षा, इसमें से तद्भव शब्द बताना है आपने कि कौन सा है। ठीक है ना, तद्भव शब्द कौन सा हो गया इसका? कान तद्भव शब्द है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है? देखो भाई प्रश्न नंबर 42 में, प्रश्न नंबर 42 में भी देखो करपट का पूछ रखा है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप बताना है आपने। ठीक है ना, तत्सम नहीं पूछ रहा मैं, तद्भव पूछ रहा हूं आपसे। कपट या कारपेट या कपूर या कपड़ा, करपट का तद्भव रूप बताना है आपने। ठीक है ना, तो करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका 42 का। आगे देखो प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि संस्कृत के जो शब्द थे उनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहते हैं या तद्भव कहते हैं या देशज या विदेशज। इन चारों में से बताना है कि जो यानी कि उच्चारण के साथ सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में परिवर्तित हो गया हो, ठीक है ना, जो हिंदी में बदल गए हो यानी कि, तो कौन से होंगे? वो तद्भव होंगे, तत्सम नहीं होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है? देखो प्रश्न नंबर 44, ससुर का तत्सम शब्द बताएं। अब तत्सम की बात कर रहा है, न कि तद्भव की। यह ससुर शब्द एक तद्भव है। ठीक है ना, यह ध्यान रखना। इसका तत्सम क्या होगा? सैस्वर या सवसुर या शवसुर या शुश्रु। ठीक है ना, इन चारों में से बताना है आपने कि इसका कौन सा होगा राइट आंसर। तत्सम शब्द कौन सा होगा ससुर का? ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। शवसुर इसका राइट आंसर होगा। ससुर का तत्सम क्या होता है? शवसुर होता है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 45, अंधकार शब्द का तद्भव रूप बताना है भाई। कौन सा रूप बताना है? तद्भव रूप बताना है अंधकार का। अंधाकार या अंधरा या अंधेरा या अंधेर। अंधकार का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, अंधेरा। ठीक है ना, अंधकार का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अंधेरा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 46 यानी कि 46। बीच बीच में कई प्रश्न हम आरपी सेकंड ग्रेड में जैसे जैसे देखो लोकोक्ति लेके आए आपके लिए। बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है, आरपी सेकंड ग्रेड 2010 में आई हुई है ये। ठीक है ना, बीच बीच में लेके आए हैं कोई प्रीवियस प्रश्न, वैसे प्रीवियस आपने लगा लिए होंगे, इसलिए हम बहुत ही कम लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि आप एक नए प्रश्नों के साथ भी करें। ठीक है, अब देखो लोकोक्ति क्या कह रही है? जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा होगा? जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। तो इसका सही अर्थ कौन सा होगा? दो सज्जनों में समानता होना, या फिर गुरु शिष्यों में समानता होना, या पिता पुत्र में समानता होना, या दो दुष्टों में समानता होना। जैसे नागनाथ और वैसे ही सांपनाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपने। तो अर्थ क्या होगा? दो दुष्टों में समानता। यह ध्यान रखना भी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दो दुष्टों में समानता होना, जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ होगा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 47, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी कि रस्सी तो जल गई परंतु ऐंठन नहीं गई उसके अंदर से, यानी कि रस्सी जलने पर राख बन जाना। ऑप्शन नंबर 2 अपने में मस्त रहना, या दूसरों की परवाह न करना, या ऑप्शन नंबर 4 है दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। अपने आंसर को लगाया करें, ताकि हम उसके लिए भी हम आपको 1-2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। हम लगातार ये आंसर करते रहेंगे, फिर आप करोगे कैसे? ये ध्यान रखा करो भी। जल्दी से आंसर लगाया करो, अपनी नोटबुक पास में रखा करो, ताकि आप प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्दी नोट कर सको और बाद में मिलान कर लिया करो इनको। ठीक है, पहले पूरी की पूरी सीरीज लगाया करो, ताकि आपको पता चलता रहे
कि कितने प्रश्न हमारे हो रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं है, अभी 10 दिन का टाइम पड़ा है, 10 या जो 6-7 दिन का टाइम है उनमें भी आप थोड़ा रिपीट कर लोगे ना टॉपिक को, तो जिस प्रकार से हम वीडियो लेके आए हैं पूरे के पूरे टॉपिकों की, अभी थोड़े बहुत टॉपिक रह गए होंगे, वो सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। ये ध्यान रखना, ये पार्ट फर्स्ट है ग्रामर का, व्याकरण का, ये भी ध्यान रखना। सेकंड वीडियो के लिए आप इंतजार करें 2 दिन का, 2 दिन में हम लगभग वीडियो पूरी की पूरी डाल देंगे व्याकरण की। उसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस ऑप्शन का प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, इनमें एक लकोक्ति है, यानी कि आरपीसी सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न, यानी कि लकोक्ति के बारे में पूछा है, बाकी तो मुहावरे होंगे और एक लकोक्ति होगी। थूक कर चाटना एक मुहावरा है, कंगाली में आटा गीला करना, कंगाली में आटा गीला होना यानी कि, ठीक है ना, घड़ो पानी पड़ना या हाथ पैर मारना, ठीक है, ये भी मुहावरा है, इसको काट दो, हाथ पैर मारना भी मुहावरा है और थूक कर चाटना भी मुहावरा है। तो लकोक्ति कौन सी बच गई, कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो कंगाली में आटा गीला क्या है, एक लकोक्ति है, न कि मुहावरा है। आगे देखो प्रश्न नंबर 49 प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2011 में भी, इसके ऐसे प्रश्नों को लगाया करो आप, ताकि आपका स्कोर अच्छा आ सके। मन चंगा तो कटौती में गंगा का सही अर्थ क्या होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो क्या सही अर्थ क्या होगा, मन और वाणी एक होना, या हृदय की पवित्रता होने पर वाणी का पवित्र होना, या हृदय के पवित्र होने से सब का पवित्र होना, या वचन और कर्म का एक होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा का सही अर्थ क्या होगा, हृदय की पवित्रता होने से सब ही का पवित्र हो जाना, यानी कि सारे का सारा पवित्र हो जाना। जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो सब ही पवित्र हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 50, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हमारी वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, और सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा इसका, ये ध्यान रखना। आगे 50 नंबर प्रश्न देखो, जाके पाम न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ठीक है ना। इस लकोक्ति का अर्थ बताना है आपने, जाके पाम न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ठीक है। दयालु होना या कठोर होना, या दूसरे के कष्ट को समझना, या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ठीक है। इसका ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाके पावना फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जाके पावना फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें, और अपना स्कोर जरूर बताया करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं पूरे के पूरे 50 प्रश्नों में से। आपको पता है ग्रामर के लगभग भी 90 प्रश्न आने हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि अगर आप वीडियो देखते हो तो कि आपके 90 में से लगभग भी आपके 80-85 प्रश्न सही हों, यानी कि 1-2 कोई मिस्टेक हो जाता है कई बार इधर उधर, तो लगभग प्रश्न आपके सही आने चाहिए, और 100% सिलेक्शन लेके आप घर वालों को खुशखबरी दो। धन्यवाद।